नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीके फंडे पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे हम वीडियोस के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो मेंस जो परीक्षा है उसका पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करवा रहे हैं। विशेषकर वो पाठ्यक्रम जिनके लिए कोई खास स्टडी मटेरियल या पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं है मार्केट में, तो वो वाले जो आपके सिलेबस के पॉइंट्स हैं उन पे मेरा खास मैं गौर कर रहा हूँ कि आपको उन विषयों पर बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। इसी कड़ी में मैं नया वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये आपका राजस्थान की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये एक विषय होता है और इस वीडियो में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि पिछले 20 सालों में इस विषय से पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में राजस्थान की। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके सर्च करके लेके आता हूँ, अच्छी जगह से कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ और वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिस भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में या इंस्टाग्राम पे आप हैं, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। फ्री में आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल के आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में इसे कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। ओके, इकोलॉजिकल सिस्टम, हिंदी में बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये शाखा जो है विज्ञान की शाखा है, साइंस की ये ब्रांच है और इस शाखा के अंतर्गत क्या किया जाता है भाई? पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है। देखिए, पूछा गया सवाल है एलडीसी 2018 में ये सवाल पूछा गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है इस शाखा के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। उत्तर हो गया पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए, व्याख्या भी है, किसी समुदाय के निर्जीव वातावरण यानी कि नॉन लिविंग्स जो निर्जीव हैं, किसी समुदाय के निर्जीव वातावरण तथा उसमें पाए जाने वाले जीवधारियों को सामूहिक रूप से परितंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं एवं उसके अध्ययन को पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी जर्मनी का जो शब्द है ओकोलॉजी, इस शब्द का प्रथम प्रयोग जो है 1866 में हुआ जर्मन में, और जर्मन के जो जीव वैज्ञानिक थे उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। ओके, अर्नेस्ट हैकल जर्मनी के जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम था जर्नेल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म, ये जर्मन भाषा में इस पुस्तक का शीर्षक है, तो देख लीजिएगा आप, जर्नेल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म। इस पुस्तक में पहली बार जर्मन के जो जीव वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हैकल, ओके, अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने सबसे पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ओके, यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहली बार 1866 में। ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है, पूछा गया था पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है। तो इस सवाल का सही जवाब था कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश, कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और उसका जो आसपास का वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो सब मिलके पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के दो तरह के घटक होते हैं, निर्जीव और सजीव, ठीक है, दोनों ही मिलके पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करते हैं। व्याख्या देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशैली क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों को, उसमें क्या क्या आएंगे, पौधे तथा जीव जंतु एवं उनकी भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है।
पारिस्थितिकी तंत्र समुदायों एवं परिवेश यानी कि पर्यावरण के मध्य अंत संबंध का परिणाम होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों का समावेश होता है। मैंने बताया आपको अभी। पर्यावरण के अजैव अवयव में तापमान होता है, प्रकाश होता है, आर्द्रता होती है, वायु होती है, पवन, जल, मिट्टी आदि होते हैं। देखिए, जो इकोलॉजी के नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव जो घटक होते हैं, अजैव घटक होते हैं, उनमें क्या क्या आता है? लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर और आपकी सॉइल, ठीक है, यानी कि मिट्टी, जल, पवन, वायु, आर्द्रता, प्रकाश, तापमान, ये सभी अजैव अवयव होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। जबकि जैव अवयव में ऐसे जीवधारी आते हैं जो अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं या उपभोक्ता वर्ग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित कौन से दो घटक हैं? देखिए, पूछ लिया गया, अभी मैंने आपको बताया और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हेडमास्टर एग्जाम 2018 में हुआ था और इसमें ये सवाल पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित कौन से दो घटक हैं। तो मैंने बताया आपको, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक तथा अजैविक दो घटक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है, जैविक तथा अजैविक। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल था, पारिस्थितिकी की क्रियाशील इकाई क्या कहलाती है? यानी कि इकोलॉजी की जो वर्किंग यूनिट होती है उसका नाम पूछा गया। ऑप्शंस जैवमंडल, वायुमंडल, परितंत्र या फिर पर्यावरण। तो जो सही जवाब था वो था परितंत्र। ओके, परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। ओके, परितंत्र इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 परितंत्र। देखिए व्याख्या, परितंत्र को प्रकृति की क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है जहां पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? पटवार एग्जाम 2016 में आया हुआ सवाल। देखिए, कोई भी आलतू फालतू सवाल नहीं करवाऊंगा, दूसरे वीडियोस की तरह, दूसरे लोगों की तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि बस आप बेफिजूल के सवाल देख के खुश हो जाते हैं और बस। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो हैं टॉप मोस्ट आए हुए, पूछे हुए और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको मिलने वाले हैं, सारे के सारे सवाल। देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूरज की रोशनी। ओके, सनलाइट जो होती है ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इकोसिस्टम में। ओके, व्याख्या देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति एक क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सन होता है, सूर्य होता है। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? यानी कि वन डायरेक्शनल फ्लो, एक ही दिशा में प्रवाह होने वाला जो दर्शाता है वो क्या है? ऑप्शन देखिए, प्रकाश यानी कि लाइट, ऊर्जा एनर्जी, जल वाटर या फिर जैव मात्रा बायोमास। तो एनर्जी जो होती है पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में एनर्जी जो होती है वो वन डायरेक्शन में फ्लो होती है, एक दिशीय प्रवाह करती है ऊर्जा, एनर्जी, सही जवाब ऊर्जा। ओके, व्याख्या देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में सौर्य ऊर्जा, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका निवेश होता है तथा पुनः उसके संगठकों द्वारा ऊर्जा का विभिन्न विधियों से निर्गमन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह या गमन पोषण स्तरों से होकर होता है। ऊर्जा के जिस भाग का विसरण होता है वह ऊष्मा के रूप में होता है तथा यह वायुमंडल में वापस चली जाती है। ऊर्जा का पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाह एक दिशीय होता है। ओके, तो ये देख लीजिए व्याख्या है यहाँ पे। और अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पूरी दुनिया की बात करी जा रही है, वर्ल्ड की, ग्लोब की। तो विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? LDC
2018 का सवाल है भाई। तो सागर जो होता है, ओशन इकोसिस्टम जो होता है, सागर पारिस्थितिकी तंत्र, ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है वर्ल्ड में। ओके, चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या आपको यहाँ पे मिल जानी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, शायद इसकी व्याख्या नहीं दी है, तो बस ध्यान रखना कि ओशन इकोसिस्टम इज द biggest or largest ecosystem in this world. Okay, let's move to the next question. सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? देखिए RAS प्री 2009 का सवाल, सबसे स्थायी मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम पूछा गया। ओके, ऑप्शंस थे वन, घास के मैदान, रेगिस्तान या समुद्र। तो भाई फिर से एक बार सही जवाब समुद्र ही होगा। सबसे बड़ा इकोसिस्टम और सबसे स्थायी भी समुद्र है। अगला सवाल देखिए, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं? देखिए बाइलिंगुअल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको चीज़ें तसल्ली से पढ़ाऊँगा तभी आपके दिमाग में फिट हो पाएंगी। और आप भी वीडियो को बिल्कुल तसल्ली से फ्री टाइम में एकदम आराम से बैठ के देखिए, तभी आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें मिल पाएंगी। ओके, हमेशा के लिए जो आपके दिमाग में रह जाएंगी स्टोर। देखिए अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल का और हिम को प्रदूषित करते हैं? तो एसिड रेन में कौन से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि आइस और रेन वाटर को पोल्यूटेड करते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, बिल्कुल सही है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ये दोनों ही होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, केवल 1 और 2। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मतलब नहीं है भाई, एसिड रेन में मीथेन का कोई लेना देना नहीं है। मीथेन इज ए गैस, बट ये अम्ल वर्षा में इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, व्याख्या देखिए, अम्लीय वर्षा को काली वर्षा भी कहते हैं। ओके, क्योंकि यह वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होती है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड NHNO3, ओके, तथा कार्बोनिक अम्ल जल में घुलकर अम्लीय वर्षा के रूप में यह पृथ्वी पर गिरते हैं। वर्षा की अम्लता 60 से 70% सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 30 से 40% नाइट्रिक अम्ल के कारण होती है। अम्ल वर्षा से संबंधित जल का pH मान 5 से लेकर 2.5 के बीच हो जाता है, जिसके कारण वो जल जो है एसिडिक अम्लीय हो जाता है। pH मान देखिए, pH मान जो होता है इसका, अगर किसी चीज़ का pH मान 7 होता है तो वो न्यूट्रल होती है, ना ही एसिडिक होती है, ना ही बेसिक होती है, ना ही अम्लीय होती है, ना ही क्षारीय होती है। लेकिन जैसे जैसे 7 से कम होगा pH मान किसी भी लिक्विड का या किसी भी वस्तु का, तो वो अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और 7 से ज़्यादा अगर मान हो गया, pH मान 7 से ज़्यादा हो गया, तो वो क्षारीय हो जाती है। ओके, तो देखिए pH का तटस्थ मान 7 होता है, इससे कम मान अम्लता अधिक हो जाती है, और अधिक मान 7 से अधिक मान क्षारीयता का प्रतीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अम्लीय वर्षा में हाइड्रोजन आयनों का स्तर ऊंचा हो जाता है। सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा स्वीडन में 1972 में हुई थी। ओके, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है भाई। और अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थापित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, वहां पे है। ओके, अब बात करते हैं अगले सवाल की। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं? RAS 2018 का सवाल, फिर से ये सवाल रिपीट हुआ हेडमास्टर एग्जाम 2018 में। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं? तो अम्ल वर्षा के लिए मैंने आपको बताया था, एक तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। आंसर 3 सही हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर 3।
ओके, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसके वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? RAS प्री 1997 का सवाल और PSI एग्जाम 2011 में भी यही सवाल आया कि भाई इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो अगर बारिश के पानी में घुल जाए तो बारिश का पानी एसिडिक यानी कि अम्लीय हो जाता है। तो उस चीज़ का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो अगर पानी में मिल जाएं सल्फर के, तो एसिड रेन हो जाती है, अम्ल वर्षा हो जाती है। और एसिड रेन के कारण ही ताजमहल जो है आगरा में, उसकी जो संगमरमर है उसकी चमक बहुत कम हो गई है, बहुत वो धुंधला पीला पीला पड़ने लग गया है। तो ये सब एसिड रेन के ही साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी, ये मैंने आपको करवा ही दिया। ओके, अभी ये सवाल मैंने आपको करवाया है। तो अगला सवाल, अच्छा ये कुछ अलग सवाल है, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ये भी सेम सवाल है। तो यहाँ पे वही उत्तर आएगा, सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी वजह से एसिडिक रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFCs और मीथेन यानी कि CH4, ये जो गैस हैं, इनको गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान कितना है? मतलब कौन सी गैस सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, फिर कौन सी है, इस क्रम को जचाना था, आपको सही क्रम में सेट करना था। और यहाँ पे उत्तर होगा सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, ओके, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट में जो है वो है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, देखिए व्याख्या देखिए, जर्नली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है तथा पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर निकलने देती है, लेकिन यह गैस अधिक मात्रा में होने पर एक मोटा आवरण बना देती है तथा पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकने लगती है, इसलिए पृथ्वी के इस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। इसे हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ओके, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से भूमंडल का तापमान बढ़ जाता है, इसे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैश्विक तापन के कारण जलवायु में परिवर्तन का रेडियो एक्टिव फोर्सिंग से नापते हैं। ओके, यह अवधारणा ब्रिटिश वैज्ञानिक वोलेस प्रोवेकर 1970 ने दी थी, जो कि ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और वाटर वेपर्स यानी कि जल वाष्प होते हैं। ये सभी याद कर लीजिएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा वाटर वेपर्स जल वाष्प। ओके, जिसमें कि CO2 जो है 60%, मीथेन जो है वो 20% है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये केवल 6% है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये 14% तक होते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से हरित गैस पूछ लिया ना, देखो ग्रीन हाउस गैस अभी पढ़ा और फिर पूछा हेडमास्टर एग्जाम 2012 में, निम्नलिखित में से ग्रीन हरित गैस कौन सी है? तो देखिए CO2 है, NO2 है, N2O है और CFCs हैं। ठीक है, एक जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? देखिए भाई, नहीं देती है पूछा है, यानी कि कौन सी गैस हरित गैस नहीं है। ओके, हरित गृह प्रभाव वाली गैस कौन सी नहीं है? RAS प्री 1993 का ये क्वेश्चन। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, मीथेन भी होती है ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं। अभी पढ़ाई की आपने, अभी इस सवाल में देखा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं,
मानव गतिविधियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये क्या लिख दिया, आलंबन, ओके, प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों का कुल मात्रा को क्या कहते हैं। देखिए, मानव द्वारा जब कोई भी गतिविधियां की जाती हैं, चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जो मानव द्वारा की गई गतिविधियों से जो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती हैं, वो क्या कहलाती हैं पूछा गया है। तो वो कहलाती हैं कार्बन पदचिन्ह, ओके, कार्बन फुटप्रिंटिंग, कार्बन फुटप्रिंटिंग कहलाती है ये प्रक्रिया, ओके, कार्बन फुटप्रिंटिंग यानी कि कार्बन पदचिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। देखिए फिर से पूछा गया, ओके, तो कौन सी है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, ओजोन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन 3 जो है ये क्लियर आंसर है, दिख रहा है। अब बात करते हैं अगले सवाल की, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन एक जैविक संगठक नहीं है। देखिए, इकोसिस्टम का जैविक लिविंग कंपोनेंट पूछा, नहीं है, ओके, तो ऑब्वियसली वायु, एयर कहाँ जैविक होती है, ये तो अजैविक होती है, निर्जीव होती है, वायु, आंसर आएगा वायु। बहुत आसान क्वेश्चन था, आरएस प्री में पूछा गया 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। तो ऑब्वियसली यार बहुत आसान सवाल है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी पूछा गया आरएस प्री में 2012 में, ओके, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी धरती पर, ओके। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। दूसरा कथन, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। तीसरा कथन था मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। इन कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं ये बताना था, ओके। काफी अच्छा सवाल है और आरएस 2013 का सवाल है भाई। तो इस सवाल का सही जवाब है आपका, सेकंड आ गया पेज, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कथन 1 और 2 सत्य हैं, तीसरा कथन गलत है। तो कथन पहला क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ, बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन ये जो तीसरा कथन है कि मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है, ये गलत है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो सम्मेलन 1 से 11 दिसंबर 1997 क्योटो जापान में आयोजित किया गया, जिसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन तथा क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ओके। इसके कई नाम हैं भाई। क्योटो प्रोटोकॉल 1 से 11 दिसंबर तक 1997 में जापान में आयोजित किया गया था। इसके दूसरे नाम क्या हैं, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन या फिर क्योटो प्रोटोकॉल, ओके, ये सभी इसी के नाम हैं। इसमें 159 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था और भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किए थे इस समझौते पर, ओके। और अनुमोदन किया था कि पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बचाने हेतु इसके लिए उत्तरदायी 6 ग्रीन हाउस गैसों को, जिनमें कौन कौन आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा क्लोराइड। इनके प्रभाव से 2008 से लेकर 2012 तक की अवधि में
1990 के उत्सर्जन स्तर में औसतन 5% की कमी लाई जाएगी। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। समझौते के अनुसार यूरोपियन संघ ने 8%, अमेरिका ने 7% और जापान ने मात्र 6% की कटौती करेगा। ओके, ये समझौता हुआ था। अब बात करते हैं ओजोन क्षीणता का प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव। ओके, यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो है इसके जो ये कम होती जा रही है, पतली होती जा रही है ओजोन की परत, उसका डायरेक्ट प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है उसके बारे में पूछा। RS 1997 का सवाल। और ये है कि इसका प्रभाव ये है कि पराबैंगनी इंफ्रारेड, ओके, सौर विकिरण में वृद्धि। इंफ्रारेड जो रेज हैं ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई हैं। व्याख्या देखिए, ओजोन परत का ह्रास होने से ओजोन रिक्तता, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के वायुमंडलीय भाग को ओजोन मंडल कहते हैं। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। यह गैस वास्तुतः एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और उच्च ऊर्जा युक्त पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी के कारण विशालकाय क्षेत्र में ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्र को ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन परत का ह्रास करने वाला मुख्य कारक कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs हैं, जिसका उपयोग दैनिक जीवन में एयर कंडीशनर, फ्रिज, प्लास्टिक, फोम, रंग तथा विभिन्न प्रकार के एरोसेल्स में किया जाता है। अंतरिक्ष यानों द्वारा जला हुआ ईंधन भी क्या करता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न करता है जो ओजोन को नष्ट करते हैं। और जो नाभिकीय विस्फोट होते हैं, ओके, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स जो होते हैं, नाभिकीय विस्फोट भी ओजोन परत को हानि पहुंचा सकता है। सर्वप्रथम ओजोन में जो छिद्र हुआ था 1985 में फारमन ने निम्बस 7 नाम का जो उपग्रह था इसके द्वारा अंटार्कटिका में देखा। ओके, कहाँ देखा? 1985 में फारमन ने निम्बस 7 उपग्रह का उपयोग करते हुए अंटार्कटिका के ऊपर देखा सबसे पहले ओजोन में छिद्र। इसी वर्ष वियना में प्रथम ओजोन सम्मेलन का आयोजन किया गया। और फिर 1987 में क्या हुआ? उसके 2 साल बाद मॉन्ट्रियल सम्मेलन में ओजोन संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सहमति बनी। ओजोन परत की मोटाई को डाबसन इकाई में नापा जाता है। ओके, डाबसन जो है ये इकाई है नापने की, यूनिट है ये डाबसन नाम की, जिससे ओजोन की थिकनेस को नापा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से किसे डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? RS 2010 का सवाल। और डायनासोरस का जो कब्रिस्तान है वो कहा जाता है आपका मोनटाना को। ओके, मोनटाना को कहा जाता है। मोनटाना जो जगह है इसी को डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला सवाल, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है? अभी मैंने बताया आपको ओजोन परत किससे बचाता है? अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से। ओके, अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरणों से बचाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? CFCs का जो एक एटम होता है वो सीरीज जो रिएक्शंस होते हैं उसके द्वारा कितने ओजोन एटम्स को नष्ट कर सकता है? हेडमास्टर एग्जाम 2012 में पूछा और इसका आंसर था करीब करीब 1 लाख, यानी कि केवल CFCs का एक एटम 1 लाख ओजोन के एटम्स को खराब कर सकता है, नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? RAS 2009 का सवाल। तो विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। ओके, पांडा एक जानवर होता है भाई, भालू जैसा दिखता है, बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ सकता है वो पांडा। ये ज़्यादातर चाइना में पाए जाते हैं। लाल पांडा जो है ये विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह है। व्याख्या देखिए, विश्व वन्य जीव कोष यानी कि द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये 1962 में स्थापित किया गया। IUCN की सहायक संस्था है विश्व वन्यजीव कोष। IUCN की सहायक संस्था है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह लाल पांडा यानी कि रेड पांडा है, जो एक वर्तमान में संकटग्रस्त प्रजाति है, एंडेंजर्ड की लिस्ट में है ये रेड पांडा। फायर कैट नाम से प्रसिद्ध इस जंतु को सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क में संरक्षित किया गया है। इसका दूसरा नाम, रेड पांडा का नाम दूसरा क्या है? फायर कैट, क्योंकि ये आग की तरह दिखता है रेड कलर लाल कलर के कारण, और इसको दूसरा नाम है फायर कैट। इस जंतु को सिक्किम में जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पे इसको प्रोटेक्शन दिया गया है, संरक्षित किया गया है। विश्व वन्य जीव कोष की भारतीय इकाई की स्थापना मुंबई में 1969 में हुई थी, और WWF के सहयोग से वर्ष 1972 में बाघ संरक्षण परियोजना का प्रारंभ हुआ। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये याद रखिएगा आप, काफ़ी अच्छी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं, क्या होते हैं? टॉप, जो किसी जंगल में जो टॉप कैनोपी होती है उसमें क्या चीज़ आती हैं? झाड़ियाँ, वृक्ष, बूटियाँ या फिर घास? और इस सवाल का सही जवाब है वृक्ष। ओके, वृक्ष आते हैं भाई टॉप कैनोपी में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण सौर ऊर्जा जो उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है अंततः वायुमंडल में पुनः चली जाती है। RPSC LDC 2016 में पूछा गया। फिर देखिए, संपूर्ण सौर ऊर्जा जो उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है अंततः वायुमंडल में पुनः चली जाती है, और इसका सही जवाब था ऊष्मा के रूप में। ओके, हीट के रूप में, गर्मी के रूप में, ऊष्मा के रूप में। व्याख्या देखिए, पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सूर्य ऊर्जा का लगभग 1% पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। पौधे अंतर्ग्रहित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भंडारित हो जाती है। शाकाहारी जीवों द्वारा पौधों के भक्षण से इसी ऊर्जा का स्थानांतरण जंतुओं में हो जाता है। ओके, जंतु इस ऊर्जा का उपयोग उपापचयी क्रियाओं के लिए, वृद्धि तथा श्वसन में करते हैं। अप्रयुक्त ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में मुक्त कर दिया जाता है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ। ये व्याख्या हो सकता है साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंस की भाषा है, समझ में ना आए बहुत सारे लोगों को, मैं बताता हूँ। सूर्य का जो जितना भी सूर्य का जो प्रकाश है, लाइट जो है, ये धरती तक पहुँचती है, उसका केवल 1% भाग ही फोटोसिंथेसिस में पौधों द्वारा, जो पेड़ पौधे हैं धरती पे जितने भी, तो वो सूर्य का केवल 1% प्रकाश को ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर पाते हैं। और जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या करते हैं कि रासायनिक ऊर्जा के, वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में रासायनिक ऊर्जा में बदल के हाइड्रोकार्बन्स बना लेते हैं, यानी कि अपने लिए भोजन तैयार कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स के रूप में, और वो पौधों में भंडारित हो जाती है वो सन की एनर्जी, सूर्य ऊर्जा।
फिर क्या करते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं जैसे भैंस, गाय, बकरी, इंसान, है ना, ये जब पेड़ पौधों को, फसलों को खाते हैं तो वो जो ऊर्जा उनमें कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भंडारित होती है, रासायनिक ऊर्जा पेड़ पौधों में, वो फिर मनुष्य में आ जाती है। ओके, जीव जंतु इस ऊर्जा का उपयोग कई सारी क्रियाओं में करते हैं, जैसे ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, सांस लेने में, श्वसन में। ओके, और जो ऊर्जा यूज नहीं हो पाती वो हीट के रूप में फ्री कर दी जाती है, मुक्त कर दी जाती है। ओके, ये है इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एलडीसी 2014 में पूछा गया। पहला कथन, समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्राय सीधे होते हैं। दूसरा, घास के मैदान का, ये पहला कथन गलत है भाई। ओके, समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्राय सीधे नहीं, उल्टे होते हैं। घास के मैदान का पिरामिड प्राय उल्टा होता है, नहीं, ये गलत है, घास के मैदान का पिरामिड सीधा होता है। तीसरा सवाल देखिए, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ओके, एनर्जी पिरामिड हमेशा इरेक्टेड होते हैं। ओके, और चौथा, ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा, ये भी गलत है। तो तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है। व्याख्या देखिए, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक ही सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तथा उसे भोजन के रूप में संचित करते हैं। यह ऊर्जा भोजन के रूप में उत्पादकों से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ताओं तक स्थानांतरित होते हुए धीरे धीरे कम हो जाती है। इस प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसीलिए ऊर्जा के पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। ओके, ऊर्जा के पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में क्यों होते हैं, उसका कारण जान लिया आपने। और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण कौन से हैं? आरपीएससी एलडीसी 2014 का सवाल। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण कौन से हैं? तो अपघटक कौन कौन से हैं भाई? जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को, जैसे कागज वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को बायोडिग्रेड करते हैं। तो अपघटक कौन कौन से हैं? अपघटक हैं जीवाणु और कवक। ओके, जीवाणु और कवक, आंसर 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3। बैक्टीरिया, ओके, और फंगी। अब बात करते हैं अगले सवाल की। एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है? एलडीसी 2014 का सवाल। तो समुद्र में जिस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है उसको कहते हैं एफोटिक। ओके, क्या कहते हैं? एफोटिक। एफोटिक, फोटिक मतलब प्रकाश, और एफोटिक वो वाला क्षेत्र समुद्र का जहां पे प्रकाश मंद होता है, एफोटिक। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन। लाइकेन जिसमें फंगाई द्वारा निर्मित मैट्रिक्सिस में एल्गी की कोशिकाएं धसी होती हैं, इस चीज का उदाहरण है। तो ये जो है ये सह परोपकारिता का उदाहरण है। ओके, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, सह परोपकारिता। अब ये सह परोपकारिता क्या होती है? ये सह परोपकारिता मैं आपको समझाता हूँ। सह परोपकारिता जैसे दो जीव एक साथ रहते हों और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता हो, ये होती है सह परोपकारिता। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब गाय भैंसें किसी जंगल में या नदी में हरी घास खाने जाती हैं, जब वो चरती हैं तो उनके साथ साथ चिड़ियों का झुंड, बहुत सारी चिड़ियाँ इर्द गिर्द उनके गाय भैंसों के साथ साथ चलती रहती हैं और कीड़े मकोड़े खाती रहती हैं घास से जो निकलते हैं। तो उससे गाय भैंस को क्या फ़ायदा हुआ? उस चिड़िया से गाय भैंस को ये फ़ायदा हुआ कि उनके शरीर पे भी बैठती हैं वो, और उनके शरीर पे बैठ के उनको जो परजीवी उनके शरीर पे होते हैं, गाय भैंसों के शरीर पे, उनको भी वो निकाल देती हैं वो चिड़ियाँ। ठीक है, तो गाय भैंसों को तो ये फ़ायदा हुआ, और उन चिड़ियों को ये फ़ायदा हुआ कि गाय भैंसों के कारण उनको भोजन खाने को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये होती है सह परोपकारिता। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूछा गया था। और ये लाइकन जो है, इसमें फंगाई की
कोशिकाएं धसी होती हैं, ये भी एक उदाहरण है सहपरोपकारिता का। दोनों का फायदा होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से खरपतवार नाशक यानी कि वीडीसाइड कौन सा है? आरपीएससी एलडीसी 2012 का सवाल। खरपतवार नाशक वीडीसाइड जो कि खरपतवार को खत्म करता है वो है आपका 2,4-D। ऑप्शन ए सही जवाब है 2,4-D। अगला सवाल देखिए, WWF का चिन्ह सिंबल क्या है? अभी मैंने बताया था आपको, पांडा, रेड पांडा इसका चिन्ह है। ओके, विश्व जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसका चिन्ह जो है रेड पांडा है, एंडेंजर्ड की सूची में आता है। सिक्किम के कांजीरंगा में इसका संरक्षण प्रदान किया गया है। सब चीज़ें मैंने बताई हैं आपको थोड़ी देर पहले ही। ओके, तो आंसर 3 बिल्कुल सही है। व्याख्या देखिए इसकी, WWF का चिन्ह चींची नामक बृहद पांडा से लिया गया है जो लंदन के जू में 1961 में रहता था और उसी वर्ष WWF प्रारंभ किया गया था। WWF के संस्थापकों को एक मजबूत प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता थी, अतः इस हेतु पांडा को प्रतीक के रूप में चुना गया। अब देखिए, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यार, आरपीएससी एलडीसी 2012 में पूछा। भाई साहब राजस्थान में ही है, पता होगा आप सभी को ये चीजें। तो सवाई माधोपुर में है रणथंबोर। इसकी क्या व्याख्या देखोगे यार, फिर भी चलो देख लो। रणथंबोर सवाई माधोपुर को 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसे 1 नवंबर 1980 को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल 282.03 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनमें कि एक है विंध्याचल, दूसरी अरावली, तथा दो बड़ी बड़ी नदियां हैं। पहली नदी चंबल, दूसरी नदी बनास, मिलती हैं इस जगह पर रणथंबोर पे। ओके, बनास और चंबल का संगम होता है रणथंबोर पे। रणथंबोर नेशनल पार्क में राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भी है। यह जो उद्यान है 1973-74 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको। ओके, और देखिए यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ प्रोजेक्ट टाइगर जो है WWF के सहयोग से 1972 में बाघ संरक्षण परियोजना 1972 में शुरू की गई और अगले ही वर्ष यानी कि 1973-74 में बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया रणथंबोर को। ओके, ये उद्यान जो है ये बाघों का घर भी कहलाता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा आपको इस सवाल से मिला? पहला तो ये कि रणथंबोर जो है सवाई माधोपुर में है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और 1 नवंबर 1980 को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया इसको, रणथंबोर को। ठीक है, और उसके बाद ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट हैं। 1973-74 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया इसे और बाघों का घर भी कहा जाता है। तो सारे के सारे डाटा इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी सारे डाटा इस क्वेश्चन में आपको मिल गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है मानस नाम का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी एलडीसी 2016 में पूछा गया। तो मानस जो है भाई ये असम में है। ठीक है, और एक सींग वाले गैंडों के लिए ये प्रसिद्ध है। व्याख्या देखिए, असम राज्य में मानस नदी पर, ओके, मानस एक्चुअली एक नदी का नाम है। मानस नदी पर स्थित मानस राष्ट्रीय पार्क यानी कि मानस वन्यजीव संरक्षण को 6 दर्जे प्राप्त हैं। इसे 6 जो हैं दर्जे प्राप्त हैं। पहला राष्ट्रीय पार्क का दर्जा, दूसरा यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है ये यूनेस्को की जो है नेचुरल साइट है, और तीसरा ये टाइगर रिजर्व भी है, चौथा हाथी रिजर्व भी है ये, पांचवा जैव मंडल रिजर्व भी है ये, और छठा जो दर्जा इसको मिला हुआ है वो है मुख्य पक्षी क्षेत्र। ओके, मुख्य पक्षी क्षेत्र का भी दर्जा इसको मिला हुआ है।
तो 6 दर्जे मिले हुए हैं। आज से पहले आपको शायद ये चीज़ नहीं पता थी। तो देखिए कितना अच्छा ये वीडियो है आपके लिए, कितनी जानकारी लेके आता है ये वीडियो आपको, इतना सारा चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा है। बिल्कुल एकदम टॉप क्लास वाली यार, हट के एकदम बिल्कुल हट के लेवल वाली तैयारी हो रही है, बिल्कुल टॉप क्लास वाली। ओके, इसे कहते हैं असली पढ़ाई और असली वीडियो। ओके, तो आप यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी किसी तरीके का लॉस नहीं है, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे डेफिनेटली यहाँ से। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पैसा आपको मिल जाती हैं। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल के आइकन को ऑल पे सेट करें अभी के अभी, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। ओके, अब अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखा रहा है, RPSC LDC, क्योंकि राजस्थान की बात हो रही है। लेकिन इंडिया लेवल की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। तो इस सवाल का सही जवाब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो भारत का नेशनल पार्क था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, और इसका पुराना नाम क्या है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते हैं कौन आप में से कितना जानता है, कौन सही जवाब देता है। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पहले इसका नाम कुछ और था, वही नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए भाई जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। ओके, तो सबसे पुराना पार्क है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल देखिए। देखिए हिंदी मेरी थोड़ी वीक है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से UKG LKG से ही इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। हिंदी मेरी वीक है, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। कई बार मैं हिंदी की गिनती में भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, अटक जाता हूँ, गलती से कुछ और बोल देता हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। इंग्लिश अच्छी है, हिंदी वीक है मेरी। ओके, भारत की प्रमुख पारिस्थितिकीय समस्याओं में से एक भू निम्नीकरण से अभिप्राय क्या है। देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार। भारत की प्रमुख पारिस्थितिकी समस्याओं में से एक भू निम्नीकरण से क्या अभिप्राय है। तो भू निम्नीकरण का अभिप्राय है भूमि की उत्पादकता में कमी आना। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भू निम्नीकरण का अभिप्राय क्या है, भूमि की उत्पादकता में कमी आना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया। LDC एग्जाम 2014 में पूछा गया। भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कौन से संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है। तो सही आंसर है शाहगढ़ जैसलमेर। ओके, शाहगढ़ जैसलमेर। व्याख्या देखिए। पूर्व में चीता के प्रमुख वास स्थलों को दोबारा पुनर्जीवित करके कृत्रिम चीता आवास स्थल बनाने के लिए भारत सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है। राजस्थान में शाहगढ़ जैसलमेर को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। ओके, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। बताइए भाई, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज़्यादा मांसाहारी कार्निवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि मांसाहारी, शाकाहारी उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता। सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, LDC 2012 का सवाल। और सबसे ज़्यादा जो हैं वो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं, जो ऐसे जीव जंतु जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, उत्पादक कहलाते हैं हिंदी में। तो उत्पादकों की संख्या किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पाई जाती है। व्याख्या देखिए। जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, इस घटक में सभी जीवधारियों, जीव व पादप समुदाय को सम्मिलित किया गया है। ये सभी परस्पर संबंधी होते हैं। इसे
सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, बांटा जा सकता है। ओके, 3 भागों में बांटा जा सकता है, उत्पादक या तवपोषी। ये जीवधारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं को जीवित रखने के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। ये क्लोरोफिल युक्त पादप हैं जिनमें शैवाल, घास एवं पेड़ पौधे आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह अधिकतर प्राणियों के लिए भोजन का स्रोत है। हरे पादप को स्वपोषी भी कहते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता की बात करें तो ये जीवधारी भोजन के लिए पादप व अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। ओके, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। शेर, चीता, बाघ जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। मनुष्य सभी प्रकार के जैविक घटकों पर निर्भर होता है। वे प्राणी जो स्वयं का भोजन नहीं बना सकते और किसी अन्य जीव पर जीवित रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता या फिर विषमपोषी हीटरोट्रोपस कहते हैं। ये ज़्यादातर जंतु होते हैं। वे जंतु जो सीधे पादपों पर निर्भर करते हैं उन्हें शाकभक्षी कहते हैं, जैसे टिड्डी, बकरी, भेड़ बकरी, खरगोश। ओके, अब अपघटक क्या होते हैं भाई? तो गैर हरे जीव जंतु जैसे कवक और कुछ बैक्टीरिया जो आहार बनाने में अक्षम होते हैं और मृत तथा सड़े गले पादपों अथवा प्राणी के शरीरों पर मृत जीवी यानी कि सैप्रोफाइट्स के तौर पर रहते हैं और उनका तरल तर पदार्थों में विघटन करते हैं। ये पदार्थ वापस फिर से पर्यावरण में पहुंच जाते हैं और नया प्रोटोप्लाज्म बनाने की दिशा में एक बार फिर हरे पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। इन जीवों को अपघटक कहते हैं। ठीक है, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी जानकारी मिली यहां से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आदमी द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है इनमें से? महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है सवाल। ओके, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ऑब्वियसली यार आप सभी आंसर दे सकते हो। खेत जो होता है ये मानव निर्मित होता है, नेचुरल नहीं होता है। बाकी झील नेचुरल होती है, वन नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, तालाब भी प्राकृतिक होता है। इस सवाल का सही जवाब है खेत। व्याख्या में देख लीजिए, वन, तालाब, झील प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जबकि खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र के वनों को किस नाम से पुकारा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कि साइंस फील्ड से नहीं है, क्योंकि उन वनों का नाम बहुत बार पूछा गया है और उन्हें कहते हैं सुंदरी वन, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी वन कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा के आधार पर आप इसे याद रख सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जिसको उसी में जो वन पाए जाते हैं उनको सुंदरी वन कहते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क गंगा डेल्टा पश्चिम बंगाल को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला। ओके, 1987 में। ओके, 1987 में यूनेस्को द्वारा सुंदरवन जो नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को द्वारा क्या दिया गया? विश्व विरासत स्थल का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया भैया आसाम के अंदर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आसाम। व्याख्या देखिए, द इंडियन रीनो विजन IRV, जिसको क्या कहते हैं? IRV यानी कि इंडियन रीनो विजन 2020
आसाम सरकार, अंतर्राष्ट्रीय गेंडा फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, प्रकृति के लिए जो फंड है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद तथा फिश एंड वाइल्ड लाइफ सेवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य साझेदारी है। ओके, इन सब के बीच ये क्या है, एक साझेदारी करके ये योजना है, साझेदारी वाली योजना है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक आसाम के 7 प्रतिबंधित क्षेत्रों में जंगली गैंडों की संख्या को 3000 तक बढ़ाना था। ओके, तो ये थी इस क्वेश्चन की व्याख्या जो आपने देख ली है यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं। मॉन्ट्रियल सनलेख यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे संबंधित है। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको पढ़ाया था व्याख्या में, ओजोन अवक्षय से संबंधित ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन अवक्षण। ओके, ओजोन परत रासायनिक भाषा में ट्राई ऑक्सीजन या फिर O3 कहा जाता है। ओजोन को पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में विद्यमान है। ओके, और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसकी रक्षा के लिए मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन बंद करने समेत नए उपायों पर 100 देशों के बीच मॉन्ट्रियल में सितंबर 1997 में एक समझौता हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कहते हैं। यह समझौता ओजोन डिप्लीशन से संबंधित है। ओके, ओजोन अवक्षय से संबंधित है, ओजोन डिप्लीशन से संबंधित है मॉन्ट्रियल समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भाव यानी कि बायोमास अधिकतम है? तो जैव भाव जो है घास भूमि का अधिकतम है। इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया, घास भूमि सही जवाब है। बायोमास जो है घास भूमि का सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन चक्र में यानी कि नाइट्रोजन साइकिल में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? तो बैक्टीरिया भाग लेते हैं बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं होता नाइट्रोजन साइकिल में, तो ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड। HNO3 ये भी नाइट्रोजन चक्र में भाग लेता है और NH3 भी भाग लेता है। व्याख्या देखिए, प्रकृति में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन मुख्यतः कार्बनिक नाइट्रोजन, अमोनियम आयन यानी कि NH4+ और नाइट्रेट आयन यानी NO3- तथा नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है। लेकिन कुछ जीवों द्वारा जैसे जीवाणु एवं शैवाल को छोड़कर इसका सीधे प्रयोग करना संभव नहीं है। केवल जीवाणु और शैवाल जो होते हैं यही इसको नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज करते हैं, बाकी दूसरे जीव डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। गैसियस नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन का जीवधारियों द्वारा परियोजन रूपों में परिवर्तन करने के लिए प्राकृतिक स्थिरीकरण आवश्यक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम बैक्टीरिया की भूमिका अहम है। देखिए, डायरेक्टली जो दूसरे जीव हैं केवल एल्गी यानी कि शैवाल और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और एल्गी को छोड़कर डायरेक्टली नाइट्रोजन का यूज दूसरे जीव जंतु नहीं कर पाते हैं। दूसरे जीव जंतु नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं पहले, उसके बाद में ही नाइट्रोजन का यूज कर पाते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ओके, क्या नाम है? राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन में यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर। तो ऑब्वियसली यार खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर उत्पादक होगा, पेड़ पौधों का होगा। व्याख्या देखिए, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन निम्नलिखित क्रम में होती है। नीचे से ऊपर के स्तर इस प्रकार होते हैं। सबसे नीचे उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स,
सॉरी कंज्यूमर्स, ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर उदाहरण के लिए एक फूड चेन, एक खाद्य श्रृंखला आपको समझाई गई है। सबसे पहले घास, निचला स्तर, फिर हिरण, घास को कौन खाएगा, हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, शेर, ओके, तो ये एक श्रृंखला है। दूसरी श्रृंखला दी गई है, घास को टिड्डी खाएगी, टिड्डी को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खा जाएगा और सर्प को बाज खा जाएगा। तो ये भी एक फूड श्रृंखला है, सॉरी खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, ये क्या सही है? नहीं, तेंदुआ जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। द्वितीयक उपभोक्ता में दिया गया है घास, ये तो बिल्कुल ही गलत है। घास तो उपभोक्ता होती नहीं, घास तो भैया उत्पादक होती है। चलिए, तीसरा दिया गया है अपघटक होता है बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया जो है ये अपघटक होता है। तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। और हिरण उत्पादक कैसे होगा भाई, हिरण उत्पादक नहीं होता, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अपघटक वे परपोषी जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों पर जीवित रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं, जैसे कि कवक और जीवाणु वगैरह। ये सब कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, जीवाणु, जीवाणु बैक्टीरिया को ही हिंदी में जीवाणु कहते हैं। तो कवक और जीवाणु ही जो हैं ये आपके क्या हैं, अपघटक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो अपमार्जक कौन है भाई पृथ्वी के? जीवाणु और कवक, ओके, बैक्टीरिया और फंगी, जीवाणु और कवक इस पृथ्वी के अपमार्जक हैं। वातावरण में उपस्थित जीवाणु तथा कवक पृथ्वी पर उपस्थित मृत तथा सड़े गले जीवों तथा वनस्पतियों का अपमार्जन करने में करके उसमें उपस्थित तत्व को पुनः खाद्य श्रृंखला हेतु उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, घास ऑब्वियसली उत्पादक है, बिल्कुल सही। कीट शाकाहारी है क्या? नहीं यार, यहाँ पे ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, पादप, हाँ ये बिल्कुल सही है, उत्पादक है पादप। खरगोश शाकाहारी, बिल्कुल सही है। और फिर मांसाहारी, ये आंसर है इसका सेकंड नंबर, ओके। व्याख्या देखिए, पादप यानी कि उत्पादक, खरगोश शाकाहारी हो गया, बाघ मांसाहारी हो गया। एक आहार श्रृंखला में सर्वप्रथम उत्पादक जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, फिर शाकाहारी जंतु जिन्हें खाते हैं, और शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी अपने आहार के रूप में खाते हैं। इस आहार श्रृंखला में ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ याद रखने का कि फूड चेन में ऊर्जा का, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए भाई, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से लाइक वगैरह किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और अपने टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा अन्य जगहों पर ग्रुप्स में शेयर किया और कमेंट वगैरह में आप कहेंगे तो मैं जनरल साइंस की पूरी सीरीज़ कर दूंगा स्टार्ट, ओके, और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा उस सीरीज़ में। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। अभी और भी है वीडियो बाकी, आगे भी है, देखें अगले सवाल को। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो भाई साहब, बैक्टीरिया के द्वारा होता है नाइट्रोजन का परिसंचरण पारिस्थितिकी तंत्र में, ओके। नाइट्रोजन का स्रोत वायुमंडल है, परंतु जब तक यह गैस नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा नाइट्रेट नहीं बनती, पौधे इसे घोल के रूप में पृथ्वी से जड़ों द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। नाइट्रिकारी जीवाणु जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, कौन? नाइट्रोसोमोनास, ये एक बैक्टीरिया है, सड़े गले जीव जंतुओं तथा पौधों से उत्पन्न अमोनिया को नाइट्राइट
आयन में तथा नाइट्रोजन चक्र में डीनाइट्रीफाइंग जीवाणुओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि जैविक क्रियाओं के लिए नाइट्रेट का अपघटन करते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन पुनः वातावरण में मुक्त हो जाता है। तो ये बिल्कुल सटीक व्याख्या। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव आवर्धन का अर्थ किस में निहित है? तो जैव आवर्धन का अर्थ जो है, विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। ये आंसर होगा इसका, विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। व्याख्या देखिए, जैव आवर्धन पारिस्थितिकी तंत्र में बनाई गई एक मानव निर्मित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा खाद्य श्रृंखला में करणीय प्रदूषकों का ढेर एक अनिष्टकर सांद्रित स्तर तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परभक्षण की निम्नोक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शेर और हिरण। व्याख्या देखिए, परभक्षण की प्रक्रिया में परभक्षी अपने शिकार को विभिन्न प्रकार से मारता है तथा खाता है। कुछ परभक्षी अपने शिकार को बिना मारे जिंदा ही खा जाते हैं। उदाहरण के लिए सांप द्वारा मेंढक को निगला जाता है जिंदा, छिपकली द्वारा कीट को शिकार किया जाता है, जिंदा ही खा जाती है छिपकली कीट पतंगों को। शेर द्वारा हिरण का शिकार भी जिंदा ही खा जाता है। उल्लू द्वारा चूहे को जिंदा खाया जाता है। बिल्कुल सही। अब परभक्षण की उपयुक्त परिस्थितियों में शेर का अपने शिकार हिरण पर अधिक नियंत्रण होगा। तो प्रथम उपभोक्ता, फिर मांसाहारी, फिर उत्पादक शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ये आपकी खाद्य श्रृंखला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? तो ये इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जैव भू रासायनिक प्रणाली होती है। पारिस्थितिकी प्रणाली एक जैव और भू रासायनिक प्रणाली होती है। व्याख्या देखिए, पारिस्थितिकी प्रणाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। पारिस्थितिकी प्रणाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भाई? टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र या प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली हो जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्न 3 आर में से किन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? ओके, पर्यावरण के अनुकूल 3 आर कौन से हैं बताना है, यहाँ पे पूछा गया। और यहाँ पे जो सही जवाब होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन कट हो गया है शायद, 3 ही ऑप्शन दिखा रहा है। देखते हैं एक बार पेज को थोड़ा ऊपर लेके। हाँ, 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। 3 आर जो होते हैं वो होते हैं रिड्यूस यानी कि कम करना, फिर रीयूज यानी कि पुनः उपयोग करना, और रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रित करना। रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये 3 आर हैं जो आपको याद रखने हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु, जो इम्पोर्टेंट हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु 3 आर यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को बढ़ावा दिया जा रहा है। रिड्यूस का मतलब क्या है? पर्यावरण के लिए हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल कम करना। रीयूज का मतलब क्या है? चीज़ों को एक से अधिक बार इस्तेमाल करना। और रिसाइकिल का मतलब क्या है? पुनः चक्रित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो भाई साहब ऑब्वियसली महिलाएं तो होती नहीं, पुरुष भी नहीं होते, जीवाणु तो बिल्कुल नहीं होते उत्पादक। बचा आपका पादप, आंसर है पादप। ओके, पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। काल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर।
व्याख्या देखिए, सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता जो है, इसके लिए 3 आधारभूत प्रकार का पारस्परिक पोषण व्यवहार आवश्यक होता है। इन पारस्परिक पोषण व्यवहार में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो IUCN द्वारा IUCN द्वारा जो प्रमुख एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, संकटग्रस्त जीव हैं, उनको 6 कैटेगरी में यानी कि 6 वर्गों में बांटा गया है। 6 क्लासेस, ओके, 6 वर्गों में बांटा गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको हमारे पहले वीडियोस में भी करवाए हैं। एक वीडियो बनाया है राजस्थान 6 मंथ करंट अफेयर्स के नाम से, सबसे पहला जो वीडियो था उसमें जाके देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, 22 मई जो अभी गई है कुछ समय पहले ही, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया था? तो वर्ष मनाया गया था 2010 में। ओके, 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है। सही आंसर है देहरादून। ओके, देहरादून बिल्कुल करेक्ट आंसर, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, पर्यावरण ज्ञान के लिए प्रयुक्त होने वाली पारिस्थितिकी शब्द का अंग्रेजी पर्याय इकोलॉजी सर्वप्रथम किस जर्मन वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? मैंने आपको स्टार्ट में ही करवा दिया है ये क्वेश्चन, और अगर आपको याद है हैकल, तो आंसर है अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन नहीं है, जो गलत है वो देखना है। तो देखते हैं गलत कौन सा है। पहला देखिए, यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, संपूर्ण जैवमंडल ही एक पारिस्थितिकी, बिल्कुल सही है। तीसरा, उसका एक स्थानिक घटक है, ये गलत है। ओके, और चौथा देखिए, यह एक संवृत्त तंत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा आंसर गलत है, तीसरा कथन गलत है। आंसर हो जाएगा थर्ड। गलत ही पूछा था ना, हाँ थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदस्य राष्ट्रों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने में सहायता प्रदान करने व विश्व के संसाधनों के संरक्षण हेतु वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस विशिष्ट अभिकरण की स्थापना की गई? तो वर्ष 1972 में जो स्थापना की गई थी वो की गई थी UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ओके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 जिसमें राष्ट्रीय वन या अभ्यारण्य दिए हुए हैं, उसको सूची 2 जिसमें कि राज्यों के नाम दिए हैं उसके साथ सुमेलित करके सही कूट का प्रयोग करते हुए आंसर बताना था। देखते हैं, सूची 1 में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, नागरहोल राष्ट्रीय वन, उगती वन जीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो देखिए, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये हरियाणा में है। ओके, तो डी का मिलान होगा 2 नंबर से। ओके,
और डी का मिलान 2 नंबर में, आंसर हो जाएगा नंबर 2। यानी कि ए का मिलान 1 से होगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो है ये छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल राष्ट्रीय वन जो है ये आपका कर्नाटक में है। उगती वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और सुल्तानपुर मैंने बताया हरियाणा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बताइए। ऑप्शंस देखिए, शांत घाटी केरल, कश्मीर घाटी, सूरमा घाटी या फिर फूलों की घाटी। तो शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में है और यहीं पे सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण जैव विविधता है। जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। ओके, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया गया? भारत में किस राज्य में मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार है? तो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा में। मैंग्रोव मतलब होती है, मैंग्रोव वनस्पति का मतलब समझते हो आप? मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल आंसर आएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की मापक इकाई क्या है? संतुलन की मापक इकाई जो है वो प्रजाति है। ओके, प्रजाति। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र कितना संतुलित है ये मापा जाएगा वहां पे पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या से। ओके, व्याख्या देखिए, ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं अर्थात जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती हैं। उनको क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं भाई? स्थानबद्ध प्रजातियां कौन सी होती हैं? स्थानबद्ध प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो कि एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, सभी जगह नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2010 में किस अधिकरण का गठन किया? 2010 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो मैं आपको बता दूं गैंगटिक डॉल्फिन्स जो है भारत का नेशनल मराइन एनिमल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन्स। ओके, वर्ष 2009 में इनको ये दर्जा मिला। वर्ष 2009 में गंगीय डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन सी जगह पर हैं? तो आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण मित्र उत्पादों का चिन्हित किया जाता है। फिर से देखिए क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र उत्पादों पर चिन्हित किया जाता है किसको? तो इको मार्क को। ओके, इको मार्क को पर्यावरण मित्र उत्पादों पर जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे इको मार्क का ठप्पा लगाया जाता है। ओके, इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता का संबंध है। RAS 1996 का सवाल, जैव विविधता का संबंध है। तो जैव विविधता प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से है जैव विविधता का संबंध। आंसर थर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल देखिए, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी कि हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? देखिए, हिमालय है। ओके, और आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी हैं। बहुत सारे जगह पर जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ओके, तो
यहाँ पे केवल हिमालय से संबंधित पूछा गया है, तो हिमालय में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों आंसर आ जाएंगे। ये ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय कौन सा हिमालय हो गया भाई? पूर्वी हिमालय आपका आसाम साइड वाला हिमालय जो है वो वाला, और पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स आपके ये बॉम्बे गुजरात साइड वाले जो घाट हैं, प्रायद्वीपीय भारत के जो घाट हैं पश्चिमी घाट, वो आएंगे। तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोर सांप को खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। तो मोर क्या है यहाँ पे? देखिए, एक मोर जो है वो सांप को खाता है, और सांप क्या खाता था कि पेड़ पौधों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता था। तो मोर यहाँ पे क्या है? तो मोर यहाँ पे हो जाएगा आपका खाग स्तूप का शीर्ष। ओके, खाग पिरामिड, जो फूड पिरामिड बनेगा, एनर्जी पिरामिड बनेगा, उसका स्तूप शीर्ष हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन के लिए आंसर 1 आएगा इस सवाल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, COP24 का आयोजन 3 से लेकर 14 दिसंबर 2018 का आयोजन स्थल। COP24 का आयोजन स्थल, तो COP24 जो हुआ था ये पोलैंड में काटोविस में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। कांजीरंगा अभ्यारण्य भारतीय गैंडों के लिए, कांजीरंगा अभ्यारण्य। ओके, भारतीय गैंडे कांजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया गया है? तो भाई साहब, लाल रंग की डेटा बुक में एंडेंजर्ड स्पीसीज को दर्शाया जाता है। ओके, अब इसके बारे में व्याख्या जरा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाली है। व्याख्या में देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि IUCN वर्ष 1948 में 1948 में स्थापित यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय गोरगस स्विट्जरलैंड में है। यह संस्था रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है, जिसमें संकटापन्न प्राणी व पौधों की जातियों के विषय में जानकारी प्रकाशित की जाती है। अब रेड डाटा बुक के बारे में देखते हैं। लाल आंकड़ों की पुस्तक। रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। ओके, इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 जनवरी 1972 को हुआ। इस पुस्तक में अलग अलग प्रकार के रंगीन पृष्ठों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है। लाल रंग के पृष्ठों पर मुद्रित विलुप्त प्राय या लुप्त हो रही जातियां जिनके बचाव का समग्र ध्यान आवश्यक है, उसमें लाल पृष्ठों पर यह जानकारी होती है। सफ़ेद रंग के पन्नों पर क्या होता है? सफ़ेद रंग के पेजेस पर ऐसी दुर्लभ जातियां जो कुछ निश्चित स्थानों पर कम संख्या में पाई जाती हैं, उनका जिक्र होता है। और पीले रंग के जो पेजेस होते हैं उनमें क्या होता है? पीले रंग के पेजेस पर लुप्त हो रही ऐसी जातियां जो तेजी के साथ कम होती जा रही हैं, उनका जिक्र होता है। फिर आता है भूरे रंग यानी ब्राउन रंग के पेजेस। भूरे रंग पर ऐसी जातियां का जिक्र होता है जिनका समग्र विवरण उपलब्ध नहीं है, किंतु उनकी संख्या कम हो रही है। और लास्ट में आते हैं हरे रंग के पेजेस। हरे रंग के पृष्ठ पे ऐसी जातियां होती हैं जिन्हें बचा लिया गया है और जिनकी संख्या बढ़ रही है। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छी नॉलेज यहाँ से मिली आपको। रंग कौन कौन से हो गए रेड डाटा बुक में? रेड डाटा बुक जो होती है इसके पेजेस का कलर लाल, सफ़ेद, पीला, भूरा और हरा होता है। लाल के ऊपर जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, ओके, जिनके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, वो होती हैं। सफ़ेद कलर के जो पेज होते हैं वो
उन प्रजातियों के बारे में बताते हैं जो कुछ निश्चित स्थानों पर कम संख्या में पाई जा रही हैं और जिनकी संख्या कम हो रही है। पीले रंग पर उन प्रजातियों का जिक्र होता है जो कि लुप्त हो रही हैं और तेजी के साथ कम हो रही हैं। भूरे रंग के पेजेस पर ऐसी जातियों का जिक्र होता है जिनका विवरण उपलब्ध नहीं है किंतु संख्या में कम हो रही हैं। और लास्ट में हरे रंग के पेजेस पर वे जातियां होती हैं जिनको बचा लिया गया है और संख्या भी उनकी बढ़ रही है। ओके, अब आगे देखते हैं अगला सवाल। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो RAS 2018 का सवाल है, तो यहाँ पे आएगा अल्फा सूचकांक। अल्फा इंडेक्स जो है वो आंसर बिल्कुल सही है, अल्फा सूचकांक आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची को सम्मिलित करना था। यहाँ पे दिया गया है सामुदायिक रिजर्व, फिर कंजर्वेशन रिजर्व, फिर राष्ट्रीय पार्क, फिर वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया। यहाँ पे दिया गया संख्या और वर्ष 2018 में। ओके, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामुदायिक रिजर्व की संख्या थी 46। कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या जो 2018 में थी वो थी आपकी 76। ओके, 76। राष्ट्रीय पार्कों की संख्या वर्ष 2018 में 103 थी और वन्यजीव अभ्यारण्य जो थे 2018 में वो आपके 544 थे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला सवाल है, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब आएगा बांस। ओके, RAS 2018 का सवाल है, बांस यहाँ पे सही जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ से सही नहीं है? कंपोस्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? RAS 2018 का सवाल है। तो तीसरा जो कथन है ये सही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देते हैं। ये गलत कथन है, केचुए तो उसको तेज करते हैं इस प्रक्रिया को, तो ये तीसरा कथन गलत है। ठीक है, पहला कथन देख लेते हैं, इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, बिल्कुल सही। दूसरा, इसमें कार्बनिक पदार्थों द्वारा तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में, बिल्कुल सही। और निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं, बिल्कुल सही है। कंपोस्ट इसी से बनता है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का प्रतिलोमित पिरामिड देखा जा सकता है? PSI 2018 का सवाल। तो प्रतिलोमित पिरामिड जो है तालाब के अंदर देखा जा सकता है, तालाब के अंदर। बायोमास का प्रतिलोमित जो पिरामिड है वो आपका तालाब के अंदर देखा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, कौन से वन जीवों की विशेषता 3-4 वृक्ष प्रजाति प्रति स्क्वायर किलोमीटर होती है? तो ये विशेषता होती है शीतोष्ण वन जीनोम की। ओके, आंसर होगा शीतोष्ण वन जीनोम। अगला सवाल देखिए, लंदन धूम कुहा किस वर्ष में देखा गया? कुहा को वर्ष 1952 में देखा गया था, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है? ये क्वेश्चन फिर आ गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आया है। महिला परिवर्षक 2019 का सवाल। तो जल का जो pH मान पूछा गया है, अम्लीय वर्षा जो होती है उसका जो pH मान कितना होता है? तो pH मान जो अम्लीय वर्षा का होता है वो 5.5 से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, 5.6 से कम। अब व्याख्या देखिए, अम्लीय वर्षा से संबंधित जल का pH मान 5 से 2.5 के बीच हो जाता है।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जैव भू रासायनिक चक्र में समस्त अधोलिखित प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं? पहला है संघनन, दूसरा है पिघलना, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन, चौथा वाष्पीकरण है, पांचवा जमना है। संरक्षण अधिकारी 2019 का सवाल है और यहाँ पे जो सही जवाब है वह है जल चक्र। ओके, जल चक्र सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? संरक्षण अधिकारी 2019 का सवाल, वर्मी कंपोस्ट के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल कृमि का उपयोग किया जाता है। लाल कृमि आंसर आएगा यहाँ पे। व्याख्या देखिए, लाल कृमि एक उत्कृष्ट खाद देने वाला कीड़ा है। यह प्रत्येक दिन अपने शरीर के आधे वजन तक खा सकता है और बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों को संसाधित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र? यार ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। केचुए को कहते हैं किसान का सच्चा मित्र। ओके, केचुए को कहते हैं, जो केचुआ क्या होता है, भूमि को, खेतों में जो केचुए होते हैं वो नीचे नीचे से चलते रहते हैं और उसको वो सॉफ्ट बनाए रखते हैं मिट्टी को, और उसमें जो केचुए होते हैं वो कंपोस्ट वगैरह की भी निर्माण करते रहते हैं। तो ऑप्शन 2 सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ओके दोस्तों, तो ये था आज का पारिस्थितिकी तंत्र का वीडियो। कैसा वीडियो लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए और सवाल लेके आ सकूं। ठीक है, इसी सीरीज़ में वीडियो मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान रीट परीक्षा, राजस्थान से संबंधित किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको राजस्थान जीके और राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम को कंप्लीट करवाने की कोशिश करता रहता हूं। कोई दिक्कत हो, सुझाव हो, सवाल हो, आपका कुछ भी जहन में कोई भी बात हो, ज़रूर कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बात और कहूँगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए जो वीडियो बनते हैं इनमें। और आप जितने भी ग्रुप्स में हैं, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे फिर फेसबुक के ग्रुप में हो, ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि किसी बहन या किसी भाई को कुछ मदद मिल सके। थैंक यू। मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।